बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है आई अकाउंट पार्ट 1 अकाउंटिंग का, ठीक है, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट्स, इसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर जाने से पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और इसकी बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमने करना क्या होगा, कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारा पिछला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 फाइनल अकाउंट्स द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, ये चैप्टर बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसमें भी अकाउंट्स जो हम उधर बनाते थे वही अकाउंट्स बनेंगे, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यही दो अकाउंट्स इधर भी हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होंगी। अब एडजस्टमेंट होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो ये एडजस्टमेंट की डेफिनेशन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट क्या होती है? टू मेक अ करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन, यानी कि करेक्ट रिकॉर्ड किसी भी ट्रांजैक्शन का, विच हैज़ नॉट बीन इंटर्ड और विच हैज़ बीन इंटर्ड इन एन इनकम्प्लीट और रॉन्ग वे, यानी कि जिसको सिरे से रिकॉर्ड ही ना किया हो या फिर रिकॉर्ड तो किया हो लेकिन एक गलत तरीके से। ठीक है, यानी कि वो सही रिकॉर्ड ना हुआ हो, तो उस गलती को ठीक करने को हम एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, उस गलती को ठीक ठीक करने की प्रोसेस को हम एडजस्टमेंट कहते हैं। अब कैसे, इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक एसेट ख़रीदा। ठीक है, अब जब एट द एंड ऑफ द ईयर हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जब हम इस एसेट की रिकॉर्ड करेंगे तो ये नहीं होगा कि मतलब हमने 10,000 का एसेट लिया है तो इसी 10,000 के एसेट, इसी 10,000 की अमाउंट से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, बल्कि ये तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक है, उसकी वजह से इसकी वैल्यू में कमी आई होगी। अब अगर इसको हम 10,000 की अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे तो ये एक रॉन्ग रिकॉर्ड हो गया, जिस तरह ऊपर डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि इन अ रॉन्ग वे, इनकम्प्लीट वे और रॉन्ग वे, तो ये वो रॉन्ग वे की यह एग्जांपल है। ठीक है, कि अगर हम इसको इसी 10,000 से रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, तो फिर करेक्ट रिकॉर्ड इसका क्या होगा? यह एसेट पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, इसकी वैल्यू में कमी आई है, तो उस कमी को हम, आपको याद होगा, उस कमी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो जो डिप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हम इसमें से माइनस करेंगे। अच्छा, अब ये अमाउंट कितनी आएगी वो डिपेंड करता है बिज़नेस पे कि वो कितने परसेंट से वो अपना वो एसेट डिप्रिसिएट करते हैं, कौन सा मेथड वो यूज़ कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम सपोज़ करते हैं कि 10% से 10% डिप्रिसिएशन है। ठीक है, तो जब हम ये एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो 9,000 है, ये अमाउंट, इस अमाउंट से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये डिप्रिसिएशन हम माइनस करके उसमें बैलेंस शीट में हम इसको शो करेंगे। एसेट की अमाउंट लिखेंगे 10,000, उसमें से लेस डिप्रिसिएशन 1,000, तो जो 9,000 अमाउंट आएगी उसको हम फिर आउटर कॉलम में शिफ्ट करेंगे, नेट अमाउंट ये 9,000 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका एक करेक्ट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अगर हम इसको 10,000 से रिकॉर्ड करते तो वो फिर रॉन्ग रिकॉर्ड था। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ द पीरियड ये 9,000 रुपये होगी। अच्छा जी, ये तो हो गई एडजस्टमेंट की एग्जांपल। अब एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट होगी क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके दो इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, कैसे? यानी कि दो, उसका इफ़ेक्ट दो अकाउंट्स पे जाएगा, एक तो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। ठीक है, यानी कि एक ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से किसी एक पर, और एक डायरेक्टली बैलेंस शीट पे। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट कौन कौन से अकाउंट्स पे जाएगा, किस किस अकाउंट में वो रिकॉर्ड होगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम एक्सपेंसेस के हवाले से
देखते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें एडजस्टमेंट्स में आ सकते हैं। तो बेसिकली दो तरह के एक्सपेंसेस हमें एडजस्टमेंट्स में आ सकते हैं, ठीक है। एक एक्सपेंसेस पेएबल, जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। तो अच्छा जी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या पेएबल एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेएबल, ये होते क्या हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो साल के दौरान जो हमारे ख़र्चे हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर उसमें से कुछ पोर्शन अभी रहता है जो अभी हमने पे नहीं किया, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम इसीलिए यहाँ पे पेएबल का वर्ड यूज़ हुआ है। पेएबल का मतलब यही है कि ये हमने पे करना है फ्यूचर में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेएबल का एक्सपेंसेस पेएबल अगर एडजस्टमेंट में आ जाए तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स कहाँ कहाँ जाएगा। अच्छा जी, तो पहला इफ़ेक्ट इसका जाएगा, चूँकि ये एक्सपेंस है तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वेजेस वगैरह, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पे, और यहाँ पे भी डेबिट साइड पे, ये आपको पता ही है, ठीक है। एक इफ़ेक्ट तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। तो अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ पे मैंने डी ई लिखा। डी ई का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंस और आई ई का मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा जी, ये तो एक इफेक्ट हो गया इसका। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे ऐड होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जो एक्सपेंस उसका जो पोर्शन होगा उसमें ऐड हो जाएगा, अगर डायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे उसका जो पोर्शन होगा उस एक्सपेंस का उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेएबल की, ठीक है। जो दूसरी तरह के एक्सपेंसेस है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये होते क्या हैं, जैसा कि वर्ड ही यहाँ पे प्रीपेड लिखा हुआ है, यानी कि पहले से पेशुदा, पहले से अदाशुदा एक्सपेंसेस, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो हमने अदा तो कर लिए लेकिन इसके अगेंस्ट जो हमें बेनिफिट मिलने वाला था वो हमें अभी रिसीव नहीं हुआ, या रिसीव हुआ है लेकिन पूरा रिसीव नहीं हुआ, कुछ पोर्शन उसका अभी रहता है। तो जो पोर्शन अभी रहता है वो हमारे लिए एक एसेट है, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, अब चूँकि ये हमने एडवांस में पे किया है, एक्चुअली वो ये अभी इनकर हुआ नहीं था। तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में उस रेलेवेंट पोर्शन में से माइनस हो जाएगा, जितना मतलब जितने का अभी हमने बेनिफिट रिसीव नहीं किया, वो पोर्शन अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड से जहाँ पे वो एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं वहाँ से हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जहाँ पे वो एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो रेलिवेंट एक्सपेंस, उसमें से वो जो हमारा अनएक्सपायर्ड पोर्शन है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका हो गया एक इफ़ेक्ट। दूसरा इफ़ेक्ट इसका क्या होगा, चूँकि हमने पहले ही ये डिस्कस किया कि ये हमारा एक एसेट है, तो ये बैलेंस शीट पे इसका इफ़ेक्ट इस तरह आएगा कि एसेट साइड पे ये ऐड हो जाएगा, यानी कि वो अनएक्सपायर्ड पोर्शन हमारा एसेट बन जाएगा, ठीक है। उसको हम एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। एक बेसिकली ये करंट एसेट होता है, करंट एसेट के पोर्शन में इसका एक अलग वो आ जाता है। मिसाल के तौर पर प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट बन जाएगा उस डेट पे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है जी। ये तो हो गए एक्सपेंसेस। अब हम रेवेन्यू के हवाले से देखते हैं। तो रेवेन्यूज़ में भी बेसिकली हमारे पास दो तरह के रेवेन्यूज़ आ सकते हैं, जिसमें पहला है अक्रूड रेवेन्यू, ठीक है।
अक्रूड रेवेन्यू इसको हम रेवेन्यू रिसीवेबल भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका है रेवेन्यू ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं इसके लिए। अच्छा जी, अक्रूड रेवेन्यू क्या होती है? ये वो रेवेन्यू है जो हमने इस करंट पीरियड के अंदर अर्न तो कर लिया, हमने कमा तो लिया हमने, लेकिन इसके अगेंस्ट जो कैश हमें मिलेगा वो अभी हमने रिसीव नहीं किया, वो हमने रिसीव करना है फ्यूचर में। ठीक है, मिसाल के तौर पे रेंट हो गया, बिज़नेस ने कोई भी चीज़ रेंट पे दी है, वो बिल्डिंग हो सकता है या कोई भी चीज़, और उसका रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर उसका रेंट अभी रहता है, बिज़नेस ने रिसीव नहीं किया या कुछ पोर्शन रिसीव किया है और कुछ पोर्शन रहता है, तो वो जो पोर्शन रहता है वो बिज़नेस के लिए अक्रूड रेवेन्यू है। ठीक है, अच्छा ये इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? अब चूँकि डायरेक्ट रेवेन्यू तो ये नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट रेवेन्यू तो बिज़नेस के लिए सिर्फ सेल ही होती है ना, तो ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगी ज़्यादातर। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो भी रेवेन्यू होगी, वो रेंट भी हो सकता है, कोई भी रेवेन्यू हो सकती है, तो उसमें उसका जो पोर्शन अभी हमने रिसीव नहीं किया तो ये उसमें ऐड कर लेंगे हम। अच्छा, दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा? अब चूँकि ये रेवेन्यू है और ये हमने फ्यूचर में रिसीव करना है, अभी हमें रिसीव नहीं हुई, तो दैट्स वाई बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट क्या होगा? तो ये हमारा एक एसेट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है अनअर्न रेवेन्यू। जैसा कि वर्ड से ही ज़ाहिर है कि अनअर्न, जो अभी हमने अर्न नहीं की, वो रेवेन्यू जो अभी हमने कमाई नहीं है लेकिन उसके अगेंस्ट हमें कैश मिल गया है, कैश हमने रिसीव कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे दिया है और उसके अगेंस्ट हमें रेंट मिल गया एडवांस में, पूरे साल का, 2 सालों का हमें हमें रेंट मिल गया मिसाल के तौर पे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर एक साल का तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो अगला साल है वो उसका रेंट तो हमें मिल गया, लेकिन अभी जिसको हमने रेंट पे दिया था बिल्डिंग, उन्होंने अभी अगले साल बिल्डिंग को यूज़ नहीं किया, तो जो एक साल का जो पोर्शन बनेगा उस रेंट का, वो हमारे लिए वो अनअर्न रेवेन्यू है। ठीक है, हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? अब चूँकि ये भी मोस्टली इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट रेवेन्यू हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये अब जो अनअर्न पोर्शन होगा उस रेलेवेंट रेवेन्यू का, वो हम उसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसमें से माइनस हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा? अब चूँकि ये अनअर्न है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे हम इसको शो करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अगर हमारे पास एडजस्टमेंट में आ जाए कि क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि अगर रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो इसकी एडजस्टमेंट फिर हम कैसे करेंगे? अच्छा जी, एक एडजस्टमेंट तो इसकी ये होगी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, उसकी क्रेडिट साइड पे सेल्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो सेल्स क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड की एडजस्टमेंट है। ठीक है, एक एडजस्टमेंट इसकी ये हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट इसकी क्या होगी? दूसरा इफेक्ट इसका ये होगा कि बैलेंस शीट की एसेट साइड पे डेटर्स में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स थे और क्रेडिट सेल्स उसी को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो जब हमने रिकॉर्ड नहीं किया था तो इसका मतलब है कि डेटर्स हमारा कम था। एक्चुअल डेटर्स हमारे पास तभी आएंगे जब हम वो अनरिकॉर्डेड पोर्शन जो हमारा सेल्स का था, जब हम उसको डेटर्स में ऐड करेंगे तो तभी हमारे पास एक्चुअल डेटर्स आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम डिप्रिसिएशन के हवाले से देखते हैं। अच्छा जी, डिप्रिसिएशन अब कई तरह से आ सकता है क्वेश्चन में। या तो वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे एज एन एक्सपेंस गिवन होगा। ठीक है, या फिर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे गिवन होगा, या फिर एडजस्टमेंट में गिवन होगा। 3 तरह से आ सकता है। ठीक है, डिप्रिसिएशन। तो अगर
अब हम इन तीनों को देखते हैं कि किस तरह इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आ जाएं तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे अगर आ जाए तो इसका मतलब यह है कि ये एक्सपेंस है, यानी कि डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो ये आपको पता है कि डिप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और दूसरा, इसका इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे ये बात भी आप याद रख लें कि जो बाकी एडजस्टमेंट्स होते हैं उसके तो दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन के का जो हम एडजस्टमेंट करते हैं इस सिनेरियो में, अगर ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आए या क्रेडिट साइड पे आए तो इसका फिर एक ही इफ़ेक्ट होगा। और अगर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आए तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा इसका, फिर ये एसेट में से बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस हो जाएगा और दूसरा इसका फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अगर डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स में आए ट्रायल बैलेंस के बाहर, क्योंकि मेन चीज़ ये है, और ज़्यादातर एडजस्टमेंट्स डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स में ही आता है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे ये रेयर केसेस इस तरह होंगे कि इसमें आएगा, अदरवाइज़ ज़्यादातर ये एडजस्टमेंट्स में ही आता है। एडजस्टमेंट्स में ये किस तरह आएगा, उसमें ये बताएगा क्वेश्चन में कि इतना % डिप्रिसिएशन आपने उस फ़लाँ एसेट पे लेना है। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग है, जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया था कि बिल्डिंग है, यहाँ पे जिस तरह हमने डिस्कस किया था बिल्डिंग हमने 10,000 का लिया था और 10% उस पर डिप्रिसिएशन था। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। एक तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे वो रेलिवेंट पोर्शन आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे ये 1000 है, डिप्रिसिएशन की अमाउंट 1000 है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। और दूसरा इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो भी एसेट होगा, बिल्डिंग होगा, कोई भी एसेट होगा जिसके लिए हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो उसमें से वो डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में किया था। एसेट में से डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा और वो जो एक्चुअल अमाउंट है उससे हम उस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो ये एसेट साइड पे उस एसेट में से माइनस हो जाएगी वो अमाउंट। ठीक है। अब जो मोस्टली क्वेश्चन में आएगा वो इस तरह होगा, एडजस्टमेंट्स में डिप्रिसिएशन गिवन होगा। अच्छा जी, इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करे साल के एंड पे, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, अगर उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करे, यानी कि पहले 10,000 थी और एट द एंड ऑफ द ईयर वो 15,000 हो गई, तो अगर वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका कोई इफ़ेक्ट आएगा और ना ही बैलेंस शीट पे। ठीक है। और मिसाल के तौर पे अगर वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, यानी कि पहले 15,000 थी और अब 10,000 पे आ गई है, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। एक तो इसका इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे होगा, एज एन एक्सपेंस इसको हम ट्रीट करेंगे डेबिट साइड पे। ठीक है। दूसरा इफ़ेक्ट इसका ये होगा कि एसेट में से माइनस हो जाएगा, बैलेंस शीट पे इसका जो इफ़ेक्ट होगा, यानी कि जो जिस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर गई है उस इन्वेस्टमेंट में से वो डिक्रीज पोर्शन उसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि पहले 15,000 थी, अब 10,000 पे आ गई है, तो 15,000 में से जितना भी पोर्शन डिक्रीज़ है, 5,000 डिक्रीज़ है, तो वो 5,000 माइनस करके 10,000 की एक्चुअल अमाउंट थी उसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। ये तो हमने बात कर ली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। अब मिसाल के तौर पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पता कैसे चलेगा, उसके साथ परसेंटेज गिवन होती है। ठीक है। क्वेश्चन में उसके साथ परसेंटेज की साइन गिवन होती है, इस तरह की साइन उसके साथ गिवन होती है और आगे कोई रेट लिखा होता है। उस रेट का मतलब ये होता है कि इतना % इस पे रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट होता है वो। ठीक है। तो अगर इस तरह के साइन गिवन हो तो इसका मतलब यह होगा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे,
तो इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चाहे इंक्रीज़ करे चाहे डिक्रीज़ करे, इसका ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई इफेक्ट होता है और ना ही बैलेंस शीट पे। बैड डेट्स के हवाले से, ठीक है, जो कि इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट वर्किंग होगी। अच्छा जी, बैड डेट्स होते क्या हैं? बैड डेट्स वो अमाउंट होती है जो, यानी कि मिसाल के तौर पे हमने चीज़ें बेची उधार पे, ठीक है, उसके अंदर बाज़ दफ़ा यह होता है कि कुछ डेटर्स जो हमारे होते हैं वो पेमेंट नहीं करते, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उसके पास पैसा ही नहीं होता देने के लिए, या किसी और रीज़न की वजह से, वो कोई भी रीज़न हो सकती है, वो पेमेंट नहीं करते। तो जो पैसे वो नहीं देते, कुछ तो मिल जाते हैं ना, जो पैसे हमें नहीं मिलते उसको हम बैड डेट्स कहते हैं, ठीक है, और उन डेटर्स को हम बैड डेटर्स कहते हैं। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में आएगा कैसे, तो इसके लिए हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। वर्किंग इसकी कैसे होगी? एक फार्मूला यूज़ होगा। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है, ठीक है, बैड डेट्स प्लस एडिशनल बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न, ठीक है। यानी कि इसको आप याद कैसे रखेंगे? बानो, BANO, B फॉर बैड डेट्स, A फॉर एडिशनल बैड डेट्स, N फॉर न्यू प्रोविज़न एंड O फॉर ओल्ड प्रोविज़न, ठीक है। अब ये अमाउंट्स आपको मिलेंगी कहाँ से? जो बैड डेट्स की अमाउंट होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, ये। इसके अलावा जो एडिशनल बैड डेट्स है ये आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन होगी क्वेश्चन में। जो न्यू प्रोविज़न है ये परसेंटेज में गिवन होगा एडजस्टमेंट्स में, ठीक है, और जो ओल्ड प्रोविज़न है ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, ठीक है, जिस तरह बैड डेट्स भी ट्रायल बैलेंस में भी गिवन होगा। यानी कि बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविज़न ये दोनों चीज़ें ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी क्वेश्चन में, और एडिशनल बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न ये दोनों चीज़ें एडजस्टमेंट्स में गिवन होंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें गिवन हो, जो चीज़ें हमें गिवन होगी वो हम फार्मूले में पुट करके ये वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अब ये वैल्यू अगर प्लस में आए तो ये अगर प्लस में आए, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और अगर ये वैल्यू माइनस में आए, ठीक है, ये प्लस है और ब्रैकेट का मतलब है कि अगर ये माइनस में आए, तो इसलिए मैंने इसके साथ ब्रैकेट्स लगाई हुई है। तो अगर ये माइनस में आए तो फिर ये ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर प्लस में आए तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और अगर माइनस में आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस शीट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या जाएगा? जो एडिशनल बैड डेट्स की अमाउंट होगी, एडिशनल बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न, ये दोनों अमाउंट्स हम बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर एडिशनल बैड डेट्स गिवन है तो पहले डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स हम माइनस करेंगे, ये वाली अमाउंट जो कि एडजस्टमेंट में गिवन होगी, और उसके बाद न्यू प्रोविज़न की जो अमाउंट आएगी वो माइनस करेंगे। तो उसके बाद जो नेट डेटर्स बचेगा वो एक्चुअल वैल्यू होगी डेटर्स की, वो हम आउटर कॉलम में शिफ्ट करेंगे, शो करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप समझेंगे, एक दफ़ा आपको समझ आ जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है। बस यही फार्मूला है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। फार्मूला आपको याद हो तो कोई मसला नहीं होगा इसमें। चीज़ें बेशक पूरी गिवन ना हो, आपने ये फार्मूला जहन में रखना है, और जो वैल्यूज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में वो आपने इस फार्मूले में पुट करनी है, सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है, और उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसको फिर इस तरह आपने रिकॉर्ड करना है। यानी कि अगर प्लस में आए तो मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, अगर प्लस में आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये फार्मूला लगने के बाद ये वैल्यू, ठीक है। और अगर माइनस में आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा कि जो एडिशनल बैड डेट्स है और न्यू प्रोविज़न है, तो ये दोनों आप
एसेट साइड पे डेटर्स में से माइनस करेंगे। अगर दोनों गिवन नहीं है, दोनों में से एक गिवन है, तो वही एक फिर आप माइनस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये वर्किंग अगर आप ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर भी अगर आप ये वर्किंग करें तो मसला नहीं होगा, उसके अंदर ही करें तो बेहतर है डेबिट साइड पे, ठीक है। अगर आंसर प्लस में आए तो उसी साइड पे आप लिखेंगे, अगर माइनस में आए तो बेशक वर्किंग डेबिट साइड पे हो, माइनस में आए तो अमाउंट ऑफ ये वाली अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर एडजस्टमेंट में सेल्स रिटर्न आ जाए, वैसे तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, वो हम एज़ पर रूटीन जिस तरह हम पिछले चैप्टर में करके आ रहे थे, वो उसमें से सेल्स में से हम माइनस करते थे, ठीक है। अगर इस चैप्टर में अगर एडजस्टमेंट में सेल्स रिटर्न आ जाए तो उसकी फिर क्या ट्रीटमेंट होगी। तो एक इफ़ेक्ट तो इसका ये आएगा, यानी कि सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से माइनस करते हैं, हमने माइनस नहीं किया तब, ठीक है। तो अब हम इसको जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे सेल्स में से हम वो सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे जो एडजस्टमेंट में गिवन होगी, ठीक है। एक इफ़ेक्ट इसका ये आएगा। दूसरा इफ़ेक्ट इसका क्या आएगा, बैलेंस शीट पे जो एसेट साइड पे डेटर्स में से हम माइनस करेंगे इसको, ठीक है। दूसरा इफेक्ट इसका ये आएगा। ये सिचुएशन बिल्कुल इसके अपोजिट है, जो क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये सिचुएशन बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है। इसके अलावा एडजस्टमेंट्स में एक टर्म आ सकता है मैनेजर्स कमीशन। जो मैनेजर्स होते हैं उसके लिए उसको जो कमीशन पे करते हैं, ठीक है। तो ये तो बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंस है, तो अगर एडजस्टमेंट में आ जाए तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। अब चूंकि ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा, एक इफ़ेक्ट इसका ये होगा। और दूसरा इफ़ेक्ट इसका ये होगा कि ये लाइबिलिटी है, एट द एंड ऑफ द ईयर ये अभी हमने पे करना है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और आ सकती है, राइट ऑफ अमोर्टाइजेशन। अब अमोर्टाइजेशन होती क्या है, जिस तरह हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं टेंजिबल एसेट्स पे, टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह फिजिकल एसेट्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, ना टच कर सकते हैं और ना उसको हम देख सकते हैं। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल क्या है, जिस तरह बिजनेस की गुडविल होती है, ठीक है, कॉपीराइट, पेटेंट, ये चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल है। तो अमोर्टाइजेशन बिल्कुल डिप्रिसिएशन की तरह, जिस तरह हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो तो हम टेंजिबल एसेट्स पे करते हैं, जो अमोर्टाइजेशन होता है ये हम इंटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज करते हैं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट इसका वही डिप्रिसिएशन की तरह है। तो चूँकि ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा जो भी पोर्शन होगा उसका अमोर्टाइजेशन का। और दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट पे यह जाएगा कि जो भी एसेट होगा, गुडविल है, कोई भी एसेट हो इंटेंजिबल, उसमें से वो अमोर्टाइजेशन की अमाउंट हम माइनस करेंगे, जिस तरह हम एसेट की करते थे ऊपर ये वाले, ठीक है। डिप्रिसिएशन जिस तरह हम माइनस करते थे बिल्कुल उसी तरह हम अमोर्टाइजेशन भी उस एसेट्स में से माइनस करके उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी उससे हम उसको शो करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इस चैप्टर के हवाले से जितने भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स थे उसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं आएगा इस लेवल पे, ICOM लेवल पे। और हर क्वेश्चन में ये सारे एडजस्टमेंट्स इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर को एंड करने लगे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।